नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप जानेंगे जेपीएससी की तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसकी किस तरीके से आप इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में मैं आज की क्लास में बताऊँगी। लगातार कुछ दिनों से मुझे ये मैसेज आ रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाओ, तो फिर मुझे लगा कि बनानी चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज इससे रिलेटेड आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर वीडियो बना करके उनको बताती हूँ तो यदि इस परेशानी से कोई कोरिलेट करते हैं तो उनके भी सॉल्व हो जाएं। ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो नई नई तैयारियों में आए हैं, जो नई नई तैयारियों में लगे हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है कि किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए और उन्होंने एक नया नया सपना देखा है जेपीएससी को क्लियर करने का। तो उनके सपने को पूरे करने के लिए मैं हमेशा उनके साथ हूँ, चाहे वो हौसला देने में हो या फिर उनके जानकारी या ज्ञान को बढ़ाने में हो, या फिर कभी वो थक के रुकें तो उनको ऊर्जा देने के लिए मेरे कुछ शब्द हों जो उनके लिए ज़रूरत हो, तो हर समय मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तैयारी किस तरीके से करनी है, अब हम लोग थोड़ा इस पर फोकस करते हैं। जेपीएससी के जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जेपीएससी के जो अभी जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आएगा जिसमें 7th 8th 9th के जेपीएससी के एग्ज़ाम होंगे, तो ये एग्ज़ाम जो होगा वो 3 चरणों में लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होगा। तीनों के लिए मतलब इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस दिए गए हैं और उस सिलेबस में ये अंक बताया गया है कि कितने अंक का कौन सा प्रतियोगिता परीक्षा होगा। तो ये सब अलग चीज़ें हैं, ये अलग सब मैटर है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता दूं क्योंकि आप जब नई नई तैयारियों में आते हैं तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो 3 चरणों में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों की तैयारी जो होती है वो कोरिलेट रहती है, सब एक दूसरे से संबंध रखती है। तो जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें तो तीनों की तैयारी को साथ में करें, क्योंकि जब आप इन तीनों को जब क्लियर करते हैं तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। नहीं तो या तो प्रीलिम्स होके रह जाएगा, नहीं तो मुख्य परीक्षा मेंस होके रह जाएगा और फिर आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेन आपका टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, और तभी आप संभव है जब आप तीनों की तैयारी साथ में करते हैं। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा, तो इसके अच्छे खासे सिलेबस जो हैं वो दिए गए हैं। ये पूरा मेंशन किया हुआ है कि किस भाग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि इतिहास विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी तरीके से भूगोल विषय से जब आप सिलेबस देखेंगे ये सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूँगी, तो आप मुझसे भी सिलेबस का PDF ले सकते हैं और फिर आप सिलेबस को पहले देखिए अच्छे से कि प्रारंभिक परीक्षा में कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं और कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। वहीं मुख्य परीक्षा का भी आप सिलेबस देखिए कि किस तरीके से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाने हैं या कितने प्रश्न पत्र होंगे, मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। फिर इंटरव्यू में कितने अंक के इंटरव्यू होंगे, ये सारी चीज़ें आपको देख लीजिए अच्छे से। पहले सिलेबस को एकदम बारीकी में पढ़िए। फिर ये भी देखिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 6th जेपीएससी में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं या 5th में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। चूँकि नेक्स्ट पैटर्न पे जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं तो 6th जेपीएससी आपके पास एक मॉडल है कि आपको उस तरीके से आपको उसको बेस रख करके आपको अपनी तैयारी करनी है। तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देखेंगे तो ये पाएंगे कि झारखंड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। लगभग 115-18 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो अच्छा खासा वेटेज होता है और कुल प्रश्न जो होंगे वो 200 प्रश्न होंगे, जिसमें से समझिए कि 118 या 115 क्वेश्चन लिखा तो सिलेबस में 110 ही, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या में झारखंड संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखा जा रहा है कि झारखंड से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसका वेटेज ज़्यादा है। तो यानी कि आप प्रीलिम्स को तभी क्वालिफाई कर सकते हैं जब आपका झारखंड का जनरल स्टडी जो है वो अच्छा स्ट्रांग हो, मजबूत हो।
और ये भी देखिए कि पिछले 4 सालों से नहीं आ रहा है, तो कोई भी वैकेंसी नहीं आई है कंबाइंड सिविल सर्विसेज की। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले 4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनकी अच्छी खासी तैयारी हो गई है, तो आपको उनसे के साथ कम्पीट करना है। तो आपको एक इस तरीके से रणनीति बनानी है जो एक स्मार्ट स्टडी की ओर आपको लेकर के जाती है। आप स्मार्ट स्टडी करेंगे जिसमें कि आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी साथ में करेंगे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि जब आप किताब लें, बुक लें, ऐसी किताबें लें जो आपको मुख्य परीक्षा में भी आपका हेल्प करें और प्रारंभिक परीक्षा में भी आपका हेल्प करें। वैसी किताबों को आप शुरू से ही पढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए, फैक्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए और सब्जेक्ट पे आपका अच्छा कमांड भी हो जाए। इन सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखिए जब भी आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। ज़रूरी किताबें आवश्यक हैं। 3 देखिए, मैंने अभी तक 3 चरण बताया। सबसे पहले तो सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लेवल के बारे में पता चले, और साथ ही साथ ज़रूरी किताबें क्यों ज़रूरी हैं। देखिए मेरा मतलब एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी कराती हूँ और मैं स्टडी मटेरियल्स भी देती हूँ जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से ये कहती हूँ कि आप किताबों को भी फोकस करें। आप मेरे अगर हैंड रिटन नोट्स आपने ले रखा है तो भी आप किसी ना किसी एक किताब को अपने पास ज़रूर रखें ताकि आपको ये पता चले कि जो सोर्स आपके पास है, जो आप स्टडी विद स्मृति से पढ़ रहे हैं या मैं जो आपको PDF दे रही हूँ, तो क्या वो किताब से रिलेट कर पा रहे हैं या फिर उससे अलग हैं या उससे हट कर हैं या फिर बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। किताब जो होती है वो आपको एक दायरा बताती है, एक सीमा बताती है, एक बॉर्डर देती है कि आपको इतनी चीज़ों को पढ़ना है। जो भी एग्ज़ाम क्लियर करता है वो उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं। जो कि ट्रेंड में रहते हैं वो एग्ज़ाम, आप भी वही किताब पढ़ते हैं, जो क्लियर कर लेते हैं वो भी वही किताबें पढ़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से, कितनी बारीकी से आपने उन किताबों को पढ़ रखा है और कितना अच्छा से आपने ज्ञान अर्जित कर रखा है। तो किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो जब आप सिलेबस देखें तो उसी समय आपको ये देखना होगा कि आपको कौन कौन सी किताबों की आवश्यकता है। तो एक बुक लिस्ट की आपको ज़रूरत होती है। तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बुक लिस्ट और बुक लिस्ट के साथ वो सारी किताबें जो आपको ज़रूरी होती हैं। और ये सब तभी काम आएंगी जब आपके अंदर ये जज्बा होगा कि हाँ, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। एक जुनून की तरह आपको इसमें लगना होगा, लगन होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और सही दिशा में अगर आप मेहनत करते हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी। दिशा अगर आपका सही नहीं हुआ, मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप भटक भी सकते हैं। तो आप भटके नहीं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, मैं एग्ज़ाम्पल हूँ आपके लिए। जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था तो मैंने कई बार मैंने अपनी वीडियो में इसकी चर्चा की है। तो मैं भी पूछी थी कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जो मेरे सीनियर्स हैं या जानकारी में थी कि हाँ ये लोग तैयारी कर रहे हैं या किए हुए हैं, बस इतना ही ध्यान में रहता था कि अगर इन्होंने तैयारी किया है तो वो भी मेरे लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। तो मैं उनसे पूछती थी और ऐसे पूछती नहीं थी, उसको मैं फॉलो भी करती थी। तो फिर हाँ, ये किताब पढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो, ये भी ले आओ, तो वैसे मैं करती थी, पढ़ती थी और बहुत तेज़ी, मतलब बहुत फास्ट मैं रीड करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश इसलिए करती थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैं बहुत ज़्यादा दिन तक मैं इस तैयारियों में नहीं रह सकती थी। मेरा मतलब एक एज हो गया था, उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया था। तो फिर लेकिन कोई ये नहीं कहता था ना कि हाँ एकदम मेंस पे भी एकदम फोकस रहना है, मेंस की तैयारी करना है, प्रीलिम्स तो कर ही रही हो, साथ में मेंस भी एकदम तैयारी करो। और मेंस की तैयारी किस तरीके से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप क्वेश्चन आंसर के लिखने के प्रैक्टिस करो। इसको कोई बहुत ज़्यादा बोलते थे लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं बोलते थे। जैसा कि मैं आपसे बार बार ये कहती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो मेंस मुख्य परीक्षा को फोकस में रह कर, उसको ध्यान में रख कर के अपनी तैयारी करें। केवल प्रीलिम्स निकाल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है।
प्रीलिम्स निकाल लेंगे, फिर मुख्य परीक्षा में अगर नहीं होते तो आपके टाइम लॉस हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी रणनीति बनाइए कि आप प्रीलिम्स मेंस दोनों को ही अपनी तैयारियों में शामिल कीजिए। 1 ही घंटे का टाइम दीजिए मुख्य परीक्षा में, 2 ही घंटे का टाइम दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, करिए ज़रूर। आंसर राइटिंग कीजिए। प्रीलिम्स के लिए तो आप सारी चीज़ों को पढ़ ही रहे हैं, सारे कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, सारे फैक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आंसर का राइटिंग कीजिए, आंसर लिखिए, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। फैक्ट मत लिखिए कि टॉपिक को पूरा क्लियर मत कीजिए कि हाँ ये टॉपिक है, उसको मैंने पूरा पढ़ लिया, अब जैसे क्वेश्चन का आएगा मैं वैसा आंसर लिख दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक अच्छा सा आंसर लिखिए। मूल्यांकन करने बोल रहा है, मूल्यांकन कीजिए। आलोचना कहने के लिए बोल रहा है, आलोचना कीजिए। भूमिका किस तरीके से लिखना है, निष्कर्ष किस तरीके से लिखना है, मुख्य भाग कैसा होना चाहिए, किसमें क्या किन चीज़ों को शामिल किया गया, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके आंसर आपको किस तरीके से देने हैं, विवरण किस तरीके से करना है, व्याख्या किस तरीके से करना है, विश्लेषण किस तरीके से करना है। ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, और ये तभी संभव है जब आप क्वेश्चन के आंसर को आप लिखते हैं। तो इस पे आप एकदम फोकस्ड रहिए, आंसर राइटिंग। देखिए आप पूरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल फैक्ट पढ़ लेने से, वन लाइनर जीके याद कर लेने से जेपीएससी की तैयारी नहीं होती है बाबू। आपको तैयारी करनी है तो आपको पूरी एग्ज़ाम को सारे जितने भी चरण हैं सबको साथ में लेकर के चलना है। एक अच्छा वक्ता भी बनना है कि आपसे कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, आप किसी के सामने हिचकिचाए नहीं, निर्भीक होकर के आप उसका आंसर करें। जो जानकारी आपको है उस पर आपका कॉन्फिडेंस हो। आप अपनी पढ़ाई शुरू करें, लगन के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, और अपना तो 100% दे दें। आपके पास जो भी समय है, जितना भी समय, मान लीजिए कि आपको ऐसा फील होता है कि आपने बहुत लेट तैयारी स्टार्ट करी है, अगले 1 या 2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएंगे और संभावना है कि 2 या 3 महीने 4 महीने में एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, तो आपके पास बहुत ही कम समय है, सिर्फ 4 महीने का टाइम है, तो आप कैसे एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर आप अपने 4 महीने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अपना पूरा 100% देंगे, ताकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस समय में आपको ये लेकिन न रहे कि थोड़ा और समय मिल जाता तो और मैं ऐसा कुछ कर लेता, या फिर ये रीज़न वो रीज़न, 10 तरह के बहाने, ये सब नहीं बनाने का। बस आप जो भी आपके पास समय मिलता है, अगर आप जॉब में हैं और आपके पास सिर्फ 3 या 4 घंटे का ही टाइम है और आप चाहते हैं कि पीसीएस की तैयारी करना, चाहे वो जेपीएससी हो या बीपीएससी का हो, तो आप वही 2, 3, 4 घंटे के अंदर अपना 100% दीजिए। और ख़ास करके ये सोच करके चलिए कि अन्य स्टूडेंट के से आपके पास समय कम है और उतने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखनी है। तो आप एक टारगेट करिए कि आपको 3 घंटे के अंदर इतनी चीज़ों को पढ़ जाना है, और अपनी तैयारियों में थोड़ा तेज़ी लेकर के आइए। र्यूमर से बचिए, एग्ज़ाम कब होंगे नहीं होंगे। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको जेपीएससी का नोटिफिकेशन जब भी आएगा, आपको जब उसके फॉर्म भरने हैं तो आपको भरने हैं और आपको तैयारी करनी है, तो आप तैयारी अपनी जारी रखिए, और उसी तेज़ी के साथ तब तक जारी रखिए जब तक आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाते हैं। कोई भी एक दिन आप रुकिए नहीं, कोई भी एक दिन आप थकिए नहीं। आप जहाँ तक आपने देखा होगा, इस चीज़ को आपने एनालाइज़ किया होगा कि जिस दिन जीएसएससी का नोटिफिकेशन आया था उसके सेकंड डे से मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया था, और मैं हर दिन मैंने अपना 100% दिया है। क्लास तभी ऑफ रहे हैं जब मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, या फिर मैं कहीं और भी जाती हूँ, वहाँ से भी मैं वीडियो कोशिश करती हूँ अपलोड करने का, या कुछ ऐसे कंटेंट देने का जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। जिस माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपना पूरा प्रयास किया। मैंने हर एक दिन अपना 100% दिया है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। जब मैं सोने जाती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये भी पढ़ना है, वो मुझे आपका प्रेशर रहता है कि मुझे आपकी तैयारी आपको करानी है, तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं नहीं सो पाती हूँ कि नहीं, आपकी तैयारी अगर मेरे हाथों में है, अगर आपको मेरे पे इतना विश्वास है कि मैं आप लोगों के तैयारियों में आपके साथ रहूँगी, तो मैं कैसे
इतनी जल्दी सो सकती हूँ, या आज का काम मैं पूरा करके कैसे सो नहीं करी हूँ तो मैं कैसे सो सकती हूँ, ये बात मेरे मन में हमेशा रहता है। तो जब आपको एक जिम्मेदारी का एहसास रहता है, जब आपके पास लगन होता है, वो जुनून होते हैं, तो आप लगातार लगे रहते हैं। लेकिन जब आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं जो जॉब कर रहा हूँ मैं इसमें संतुष्ट हूँ, अच्छा जब आएगा जॉब वैकेंसी जेपीएससी का तो देखा जाएगा, तो फिर ऐसे में तैयारी लूज़ पड़ जाती है। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि पता नहीं जेपीएससी का आएगा, ये होगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब आएगा फॉर्म, चलो इस बीच में हम लोग किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर ऐसे में भी थोड़ी सी ढिलाई हो जाती है, ना तो आपका वही एग्ज़ाम का तैयारी हो पाता है, ना तो इसी एग्ज़ाम का तैयारी हो पाता है। तो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको जेपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपको लग जानी है इसमें। जब आप सिलेबस को देखेंगे, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन जब आप सिलेबस को देखेंगे तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपके जनरल नॉलेज में नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें। जैसे मैं आपको थोड़ा एक दो चीज़ हिंट कर देती हूँ। अब बताइए, आपने ठीक है, अगर आपने एसएससी की तैयारी कर रखी है या किसी और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है, तो आपने तो इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ों को पढ़ रखा, चाहे वो झारखंड के हों या भारत के हों। लेकिन क्या आपने औद्योगिक नीति पढ़ा है? नहीं, आपको पढ़नी है जेपीएससी में। तो जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के डेट आ जाएंगे और उस समय जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप हड़बड़ाहट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी आपको वो सारी चीज़ों को अचानक से कैच करना। तो आप ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे सीएनटी एक्ट हो गया, एसपीटी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम हो गया, औद्योगिक नीति हो गई, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति हो गया, झारखंड की जो अन्य नीतियां हैं वो हो गई, झारखंड के आपदा प्रबंधन, झारखंड के जंगल का प्रबंधन, ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट, झारखंड मानवाधिकार आयोग, ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट हैं, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ करके एक बार साइड कर लीजिए, ताकि ये बर्डन हट जाए कि जेपीएससी के जो एक्स्ट्रा कंटेंट हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इसको एक साइड करके इसको हटा लीजिए। और देखिए, अभी का जो समय चल रहा है ना, तो आप माइंड एकदम फ्री रख करके आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ना तो कोई अभी नोटिफिकेशन है, ना तो कोई डेट आए हैं। संभावना है कि अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आने की, जब आ जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन तैयारी तो ये ध्यान में रख के करनी है, क्योंकि किसी के पास ये पूरे अच्छे से कोई जानकारी नहीं है कि एग्ज़ाम का डेट कब है, कब आने वाला है कोई नोटिफिकेशन। किसी के पास ये पूरे अच्छे से जानकारी नहीं है, कोई नहीं दे सकता आपको। लेकिन अगर संभावना व्यक्त की जा रही है तो ये संभावना तो कभी भी हो सकती है। तो ये आप इस सब चीज़ों को ध्यान में से हटा दीजिए और अपनी तैयारी हर दिन अपना 100% दीजिए तैयारी में। सिलेबस को फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, ज़रूरी किताबें लेकर के आइए। जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए कि आपको झारखंड के बारे में आपने पहले कभी पढ़ नहीं रखा है, आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप झारखंड से भी बिलोंग करते हैं लेकिन आप शुरू से अपनी पढ़ाई किसी दूसरे राज्य में करी है, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। अगर ऐसा भी होता है कि झारखंड में जो लोग रह रहे हैं उनको भी अपने राज्य की जानकारी कम होती है, जब वो पढ़ने बैठते तब उनको लगता है कि हाँ ये भी है, वो भी है, वो कौन सा जिला किस जगह पे है, क्यों फेमस है, कौन सी मंदिर का स्थापना कब हुआ था, कौन से पर्यटक स्थल हैं। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी जनरल में भी जो लोग झारखंड के भी हैं उनको भी नहीं होती है। तो जब आप पढ़ते हैं तब आपको होती है। अगर नहीं समझ में आता है आपको, तो आज के समय में कितने ही यूट्यूब चैनल हैं, जो कितने सारे टीचर भरे पड़े हुए हैं। आपको जिसके भी लैंग्वेज अच्छे लगे, जिसके भी क्लास आपको अच्छे लगे, उनके क्लास आप देख लीजिए, वहाँ चीज़ों को समझ लीजिए। एक बार जैसे मैं भी आपको झारखंड की कला और संस्कृति मैंने पढ़ाया, आप मेरे वीडियो को देखिए। किसी दूसरे टीचर ने पढ़ा रखा है, उनके भी वीडियो को भी देख लीजिए। किसी और भी टीचर, उनके भी आप देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 2-3 बार रिवीजन तो ऐसे वीडियो देख करके हो गया आपके अलग अलग टीचर से। और फिर आप जब बुक पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको और भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। धीरे देखिए, कदम बढ़ाना ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि बहुत पहाड़ बड़ा है और कैसे संभव है इस पर। लेकिन आप जब तक कदम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप सफलता नहीं पाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए
आप तैयारी की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आप जाइए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जो ईश्वर है, जो ऊपर वाला है ना, तो वो मेहनत ज़रूर देखता है। उसको पता है कि आप कितनी रातें आपने जगी हैं इस तैयारी के लिए, और कितने पार्टी आपने मिस करी है इस तैयारी के लिए, और कितनी किताबों को आपने पढ़ रखा है, कितने रात आपने नहीं सोई है, कितनी बेचैनी में आपने दिन काटा है। ये सारा का लेखा जोखा होता है, और ये सारे मेहनत में आपके काउंट होते हैं। कितना सेक्रीफाइस आपने किया, कितना आप सोशल जो नेटवर्क है, इससे आप थोड़ा सा आपको दूर होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फेसबुक का यूज़ नहीं करना। कुछ अगर आप यूज़ करते भी हैं तो आप अपनी एजुकेशन के लिए किस तरीके से आप उसका हेल्प लेते हैं। अगर आप किसी जैसे कि आप टेलीग्राम का यूज़ करते हैं तो आप अपनी तैयारियों के लिए किस तरीके से टेलीग्राम का हेल्प लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आप हेल्प लेते हैं तो अपनी तैयारियों में किस तरीके से आप व्हाट्सएप ग्रुप का आप हेल्प ले रहे हैं। इन सब चीज़ों पे आप फोकस रहिए, ना कि आप फिजूल की बातों में, फिजूल का टाइम वेस्ट करने में। अरे यार, पढ़ते पढ़ते बहुत अजीब लग रहा है तो चलो आज मूवी देख कर के आते हैं, आज गाना देख कर के आते हैं, ये बोरिंग वो बोरिंग, वो सबसे काम नहीं चलेगा। गंभीरतापूर्वक आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। ये तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होंगे, जब आपको ये फील होगा कि जब आपने ऐसा आपने सपना देख रखा है कि आपको ये जेपीएससी को क्लियर करना है, तो वो सपना आपको सोने ही नहीं देगा, वो सपना आपको चैन से रहने ही नहीं देगा। बिना किताब पढ़े आप सो भी नहीं सकते, बिना आप अपने टारगेट को कंप्लीट किए हुए पूरे आप नहीं सो सकते हैं जब तक आपके टारगेट ख़त्म ना हो जाते उस दिन के। और अपनी टारगेटेड पढ़ाई कीजिए, आप हर दिन एक टारगेट निश्चित कीजिए। देखिए, मैंने आपको बोलती हूँ कि घटना चक्र के जनरल जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आप टिक कर लीजिए लेसन में कि आपको सिलेबस पहले आप लीजिए और घटना चक्र की किताब लीजिए जो जनरल सामान्य अध्ययन के लिए आती है। तो और क्या कीजिए कि सिलेबस में जितनी चीज़ें मिल, जैसे भारत का इतिहास है, इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ये मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो घटना चक्र जो है उसको आप लीजिए और घटना चक्र में टिक कर लीजिए लेसन में कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है, और उतनी ही चीज़ों को पढ़िए, उतनी ही चीज़ों को पढ़ लीजिए। उसी तरीके से जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है लेसन में आप टिक कीजिए, और घटना चक्र को टारगेट कीजिए कि एक दिन में आप 500 क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। तो वहाँ क्या है कि क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ये भी आपको बताया गया है कि किस पीसीएस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वहाँ से आपको बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो टारगेट कीजिए शुरुआत में 500 क्वेश्चन का, एक दिन में आप 500 क्वेश्चन करेंगे। 5 सब्जेक्ट अलग अलग बांट दीजिए, 100-100 क्वेश्चन सब में बांट दीजिए। तो 500 टारगेट करके चलिए, एक दिन में 500 आपको कंप्लीट करना है। धीरे धीरे जब आप घटना चक्र के सारे क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं, फिर आप टारगेट कीजिए 1000 क्वेश्चन का कि आज क्योंकि जब आप एक बार पढ़ लिए होंगे तो आपको फिर आसानी हो जाएगी। वो चीज़ों को जब दोबारा पढ़ेंगे तो दुगुनी रफ्तार से पढ़ेंगे। तो एक दिन में टारगेट कीजिए कि 1000 क्वेश्चन आंसर हमको करने हैं। अब आप जॉब में हो तो भी आप टारगेट करके रखिए, या तो आप लंच के टाइम में जब ऑफिस में लंच हो रहा हो तो उस समय भी आप कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन टारगेट। आज हम लंच के समय में 100 क्वेश्चन आज हम रिवाइज़ कर लेंगे, तो 100 क्वेश्चन अपना देख जाइए। या फिर जब भी आपको समय मिले आप अपना वो क्वेश्चन आंसर अपने टारगेट के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये नहीं कि कुछ कहीं से वैसे नहीं, पूरे अच्छे से उसको मतलब बना लीजिए कि एक सीक्वेंस में पढ़िए। मेरे कहने का मतलब एक सीक्वेंस में पढ़िए, ताकि आप अपने टारगेट के नज़दीक आ जाए, मतलब जो अचीव कर लें आप उसको। जैसे भूगोल अगर आपको पढ़ना है तो केवल आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल तो पढ़ना नहीं है। तो भारत के भूगोल में आपको पूरा भूगोल जितना आपको पढ़ना है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाए, और वो टारगेट करके आप चलिए इस चीज़ को। और 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन इस तरीके से करके तो प्रीलिम्स की तैयारी आपको बहुत अच्छे से वहाँ हो जाएगी। फिर मुख्य परीक्षा के लिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें तो आपको 1-2 किताब से आपका काम नहीं चलता है। और मुख्य परीक्षा के लिए जो किताबें आती हैं तो जब आप उसको पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे
जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो उसी समय मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी है, जैसा मैंने आपको बताया। तो सिलेबस के आधार पे तैयारी करनी है, तो चाहे इतिहास विषय हो या भूगोल हो या पॉलिटी हो, उसके लिए जो जो किताबें मैंने बता रखी हैं वो सब किताबें आप लेंगे और उसको भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, ताकि जब घटना चक्र पढ़ें तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और अच्छे से जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हों। तो मान लीजिए कि आप इतिहास विषय के क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं घटना चक्र में, तो आप मेंस आंसर राइटिंग भी इतिहास विषय को ले लीजिए। आप इतिहास विषय से ही को उसका क्वेश्चन, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं घटना चक्र में, तो प्राचीन भारत के इतिहास से मेंस आंसर राइटिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे, मुख्य परीक्षा की भी तैयारी होगी, साथ में प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी। और सबसे बड़ी बात है, कभी अब अगर आपको ज़रूरत लगे या फिर अब सुविधा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इन सारे टॉपिक को डिस्कस कीजिए। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए, एक अच्छा डिस्कशन कीजिए, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए वो डिस्कशन। सरकार के खिलाफ तो आपको ना तो कुछ नहीं लिखना है, लेकिन आपको अपनी भी एक स्ट्रेटजी बनानी है कि क्या होनी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए कोई योजना है, सरकार ने कोई योजना बनाई, जैसे नीलांबर पीतांबर योजना है, तो सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसको अच्छे तरह से, उद्देश्य तो बहुत ही अच्छा है और लाभ भी इसका बहुत अच्छा होगा अगर सही तरीके से इस पे काम अगर हो जाता है तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखनी है। आपको ये बताना है कि ये किस तरीके से ये काम करेगा। अगर ये कोई मतलब सही तरीके से अगर काम नहीं कर पा रहा है तो कहाँ खामियां हैं उसको दूर किया कैसे किया जाएगा, ना कि आप ये लेकर के बैठ जाएं, हाँ ये सरकार ऐसे कर रही है, वो सरकार वैसे कर रही है। तो इन सभी चीज़ों पे आपको नहीं जाना है, आपको पत्रकार नहीं बननी है। मेरे भी जो टीचर थे उन्होंने बार बार ये कहा था कि आपको पत्रकार नहीं बनना है। आपको जब भी आप आंसर लिखेंगे तो एक पत्रकार की तरह नहीं लिखेंगे, आप ऐसा लिखेंगे कि हाँ आप एक सिविल सेवा मतलब सेवा बनने के लायक हैं, आपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर रखी है। तो आपको झारखंड की जब आप सिलेबस को देखेंगे तो झारखंड की सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के बारे में आपको पढ़नी है। उन समस्याओं के लिए कौन कौन से नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, इन सारी चीज़ों को आपको करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो उस समय में जो भी योजनाएं हैं उन सभी को भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और मेंस आंसर राइटिंग जब कीजिए तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर उन सारी योजनाओं को आप शामिल कीजिए, आपके आंसर अच्छे लिखे जाएंगे। और इस तरीके से आप पढ़िए कि मतलब आपको ऐसा अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस हो कि आपने जो अपनी तैयारी कर रखी है उससे आपको सफलता मिलेगी। और पूरी ऊर्जा के साथ कीजिए, मेहनत अगर आप किए रहेंगे और सही दिशा में अगर मेहनत किए रहेंगे, सही दिशा मैं बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेहनत मैंने भी किया था लेकिन दिशा सही नहीं था। लेकिन दिशा सही अगर हो और मेहनत सही हो तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और जो भी मैंने बात कही है कि मुख्य परीक्षा को भी आप फोकस करेंगे, अपनी तैयारियों में शामिल करेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ज़रूरी किताबें, ऑनलाइन क्लासेस, और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी हेल्प ले रहे हैं तो भी कोशिश ये करेंगे कि यदि आप कोचिंग जाते हो तो अपना टाइम लॉस ना करें। मैं भी कोचिंग जाती थी, मैं अपना टाइम लॉस नहीं करती थी, क्योंकि मैंने अपने मन पे बहुत ज़्यादा वश करके रखा था। मैं फिजूल में किसी से बात नहीं करती थी, और जो अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात हो तो ही मैं बात करती थी, और किसी के भटकावे में नहीं आती थी। अगर कोई मुझे कहता था कि ये टीचर अच्छे नहीं हैं, उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया, तो मैं किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। मैं टीचर के हर एक पढ़ाई हुए चीज़ों को फॉलो करती थी और उनके द्वारा कही गई हर एक बात जो है उस पे मैं चलती थी, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे मैं चलती थी। लेकिन एक दो जगह कहीं कुछ कमजोरियाँ रह गई, कहीं कमियाँ रह गई, ताकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैं ऐसा चाहूँगी कि आप सभी सही दिशा में चलते हुए अपनी सफलता को अर्जित करें, और मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप मैसेज करेंगे, मुझसे अपनी परेशानी को शेयर करेंगे, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी आप सभी से कि देखिए, जेपीएससी और जीएसएससी सीजीएल की तैयारी में एक बात बहुत कॉमन रहती है कि एग्ज़ाम कब होंगे एग्ज़ाम, और आप लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो नहीं होइए ऐसा, आप लोग
मतलब बहुत छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि इन सब चीज़ों को आप नहीं समझते होंगे। सरकार की अपनी कोई परेशानी होती है और भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिस कारण से अब इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है कि क्यों नहीं आ रहा है वैकेंसी, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आना है, अगर जब भी आएगा तो आपको उसके फॉर्म भरने हैं और आपको एग्ज़ाम देना है और आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको इन्हीं सब चीज़ों से अपना मतलब रखना है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको फॉर्म भर देने हैं, आपको अपनी अच्छी तैयारी रखनी है ताकि सफलता आपको मिल सके। इन सब चीज़ रूमर पे नहीं जाना है या फिर किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है कि क्या होना चाहिए। कि अगर आप पढ़ते भी हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और फिर आपके चीखने चिल्लाने से भी कोई असर नहीं होने वाला है। जब जो होना होगा वही होगा। आप सिर्फ इंतज़ार कीजिए, अपना जो ऊर्जा है वो व्यर्थ में कहीं और लॉस नहीं कीजिए। आप अपनी ऊर्जा को अपने सिर्फ तैयारियों में लगा करके रखिए, अपनी पढ़ाई के लिए रखिए और अपनी अपना 100% दीजिए जितना भी आपको समय मिल रहा हो। मेरे पास एक और मित्र जो है उनका मैसेज आया था कि घर मेरा छोटा है, बहुत छोटा है उनका घर। इतना छोटा होगा कि शायद उन्होंने इस तरीके से मेंशन किया कि मेरा घर बहुत छोटा है और परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो मैं किस तरीके से तैयारी करूं। तो आपकी तैयारी में और घर छोटा होने में कोई संबंध नहीं है। मैं भी विकट परिस्थिति में रह करके मैंने तैयारी किया है। आज भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी परिस्थिति उस तरीके की नहीं होती है कि वीडियो बना सकूँ। अगर देखा जाए तो अगर मैं घरेलू महिला हूँ तो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, घर के सारे काम। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो सारे ही काम जो मेरी हेल्पर जो किया करती थी वो सारे काम भी मुझे खुद ही करने होते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, बर्तन मलना, घर में झाड़ू पोछा करना, घर की डस्टिंग करना, क्योंकि सफाई में रहने की आदत है तो घर को साफ़ सुथरा रखना, खाना बनाना, घर के सदस्यों का ख्याल रखना और फिर उसके बाद एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो बनाना, नोट्स लिखना, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना, व्हाट्सएप पर मैसेज के रिप्लाई को करना, टेलीग्राम पर भी थोड़ा एक्टिव रहना, सारी चीज़ों को मैं करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए कोई परिस्थिति पैदा नहीं होती है, परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना होता है। जो परिस्थितियां हैं उसको अपने अनुसार ढालना होता है और ये मैनेजमेंट मेरे हाथों में होता है तो मैं उसको इस तरीके से मैनेज करती हूँ ताकि मुझे इन सारी चीज़ों के लिए भी वक्त निकल जाए और घर के जो सदस्य हैं वो भी इससे प्रभावित ना हो। मतलब उनके ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट ना हो कि मैं दिन भर वीडियो ही बना रही हूँ या दिन भर क्लास ही ले रही हूँ और बाकी के सारे काम जो है वो पड़े हुए हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करके मैं चलती हूँ। तो मैनेजमेंट जो होता है ये आपके हाथों में होता है। अगर घर की परिस्थिति ये है कि घर में मेंबर अधिक हैं या घर आपका छोटा है तो उसको अपने अनुसार ढालिए। देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा बताऊँगी। मेरे जो फादर इन लॉ हैं तो उनके एक फ्रेंड है, रांची में ही वो रहते हैं। तो एक उनकी छोटा सा घर है और जॉइंट फैमिली। छोटा सा घर मतलब कि उनके यहाँ 2 ही रूम है, 2 या 3 रूम होगा, छोटा छोटा वो भी, और काफ़ी पुराना घर। साथ में गाय भी उनके यहाँ पाली जाती थी। अंकल लोग देख भी रहे होंगे तो मैं उनकी चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि उनके घर में बच्चे भी थे, बड़े बड़े, सारे बच्चे बड़े बड़े थे। तो वो सारे बच्चे अच्छे क्षेत्र में हैं। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी, मतलब झारखंड बोर्ड से उन लोगों ने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छे परसेंट उन्होंने लेकर के आए हैं। काफ़ी अच्छे कुछ ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में उनका हुआ, उन्होंने कंप्लीट किया। बीआईटी मिश्रा में भी कुछ हैं जो पढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बीएड भी करे, जिनका एंट्रेंस निकला। बहुत अच्छे जगह पर वो सारे सेटल हैं। और उसी छोटे से एक कमरे में मैं जाती थी तो देखती थी एक रूम में लगभग 10 बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे होते थे और सभी बच्चे अच्छे जगह पे सेटल्ड हैं। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपका घर छोटा है या फिर जगह कम है, आपको तैयारी करने में इफ़ेक्ट हो रहा है, नहीं। देखिए मैं एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप सोचिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता था कि वो इतनी लगन के साथ पढ़ते थे कि जब उनके सामने से बारात गुजर जाती थी तो उनको पता भी नहीं चलता था
ये बात मैं खुद भी अपने लाइफ में इसको फॉलो करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे यहाँ पर मेरी भी परिस्थिति उस तरह की नहीं है कि मैं एग्ज़ाम की भी तैयारी करूँ, आप लोगों की भी तैयारी कराऊँ, ये सब करूँ। लेकिन मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया है कि अगर सामने से बारात भी गुजर जाए ना, तो जब मैं पढ़ रही होती हूँ या नोट्स लिख रही होती हूँ तो मुझे ये पता ही नहीं चलता है कि सामने क्या हो गया। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो फिर पढ़ ही रही होती हूँ, ना कि मुझे ये भी ध्यान नहीं होता है कि कौन आपस में क्या बात कर रहा है। अगर मैं मान लीजिए कि मेरी मम्मी आई है या मेरी सिस्टर आई हुई है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और मुझे पढ़ना है, तो मैं वहीं पढ़ते रहती हूँ और मुझे ये पता भी नहीं होता है कि मम्मी और सिस्टर मेरे आपस में क्या बात कर रही है। तो इस तरीके से पढ़नी है, आपको ध्यान ही नहीं देता। जब आप पढ़ते रहते हैं और जब अपने लगन के साथ और अपने पूरी जुनून के साथ आप पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि सामने क्या हो रहा है। तो जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपकी वही परिस्थिति, अब आप अचानक से तो परिस्थिति बदल नहीं दीजिएगा कि अचानक से बहुत बड़ा घर हो जाए, मेंबर्स कम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको अपना भविष्य भी बनाना है, तो आपको उसी परिस्थिति में रह करके आपको उस अपने अनुसार उस परिस्थिति को ढाल करके या फिर खुद को उस परिस्थिति में ढाल करके आपको अपनी तैयारी को करनी है। आपको जिस तरीके से समय, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको, ऐसा तो नहीं है एक कोने में आप बैठने उठने का तो जगह रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका घर इतना छोटा होगा कि आप कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं। बैठ तो सकते हैं ना, एक टेबल तो लगा सकते हैं, या फिर बेड टेबल ले लीजिए अगर टेबल नहीं लगता है तो। बेड टेबल पे बैठ करके पढ़िए। अपनी क्या ज़रूरत होता है, किताब की ज़रूरत होती है, एक जगह की ज़रूरत होती है। अगर घर के किसी कोने में एक जगह है तो उसी जगह पर आप बैठ फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। जुनून अगर आपके पास है, अगर आपको लगता है कि हमको अचीव करना है और इस एग्ज़ाम को निकालना है, क्रैक करना है, तो कोई मायने नहीं रखता है कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आपके रूम कितने छोटे हैं, आपकी परिस्थिति किस तरीके की है। देखिए पहले ये सब मायने रखता था। पहले क्या था कि इंटरनेट नहीं थी, इतने सारे टीचर भी नहीं थे, कोई नहीं था मतलब टीचर भी नहीं थे और ये भी बताने वाला कोई नहीं था कि ये तैयारी किस तरीके से क्या होता है, क्या पूछा जाता है, बीए करने के बाद लोग करेंगे कि एमए करने के बाद करेंगे कि इंटर करेंगे, ये भी बताने वाला कोई नहीं होता था। आज के समय में आपके पास इतना ज़्यादा गाइडलाइन है, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया, किसी और टीचर से पूछेंगे वो भी आपको बताएंगे। आप चैनल पर लिखेंगे कि जेपीएससी की तैयारी किस तरीके से करनी है, 10-15 टीचर, 20 टीचर, 100 टीचर की भरमार लग जाएगी जो आपको ये बता रहे होंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो आपके पास मार्गदर्शन का भी कमी नहीं है, आपके पास सोर्स भी कम नहीं है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो उसके भी बहुत सारी व्यवस्था है। मेरे कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो विदेश में रह कर के तैयारी करते हैं, उनके पास बुक नहीं है, लेकिन वो कई किताब ऐसे होते हैं जिनके पीडीएफ डाउनलोड हो सकते हैं। अगर उनको झारखंड की चाहिए तो वो मेरे से नोट्स ले लेते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके प्रिंट निकाल करके उससे वो लोग तैयारी करते हैं। वैसे ही उनकी तैयारी चलती है, उस तरीके से वो तैयारी करते हैं, उसके प्रिंट निकालते हैं और तब पढ़ते हैं। तो ये कोई आप मायने नहीं रखा कि आपके पास किताब नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके अभाव में आप मेरे जैसे बहुत सारे आपको टीचर मिल जाएंगे जो यूट्यूब पर फ्री में आपको पढ़ाते हैं, और अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो फ्री में पढ़ाते हैं, आपको एक अच्छा सा कोर्स दे करके रखे हैं, पूरा फुल कोर्स। आप खुद ही देखिए, JSS सीजीएल का मैंने फुल कोर्स देकर, जेपीएससी का मैंने फुल कोर्स देकर के रखा है। अगर आप मुझे भी अनअकैडमी से ऑफ़र था कि आप प्लस कोर्स वहाँ स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैंने नहीं स्टार्ट किया। आपका 11,000, 15,000, 20,000 रुपये खर्च होते हैं। अगर बिना खर्च किए आप यहाँ पढ़ लिए तो फिर आपकी कितना बचत हुआ, आप ये सोच रहे हैं ना, तो आपका बचत हुआ इसमें। तो फ्री में भी आप पढ़ सकते हैं आज के समय में। पहले ऐसा नहीं था, पहले जब तक आप खर्च नहीं करते थे, आप लाखों लाख रुपए खर्च करना होता था तभी आप एक अधिकारी बनते थे। आज आप बिना खर्च के भी आप अधिकारी बन सकते हैं। तो ये जो आपका होता है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ या फिर बहुत ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी तो आज के समय में इंटरनेट चला गया है, आप वहाँ पे भी तो रह करके आराम से पढ़ सकते हैं। इंटरनेट है, किताब आप ले लीजिए, इंटरनेट का सुविधा है ही, मोबाइल है, किताब है, लैपटॉप है, आप एक कोने में पढ़ जाइए और अपना तैयारी कीजिए वहाँ जा कर के। आप गाँव में भी अगर हैं तो गाँव में तो और अच्छी आपकी तैयारी होगी। गाँव में अगर आप रहना तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी, वहाँ होगी अच्छे से। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं गाँव में रहती तो मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छे से होती। तो तैयारी करने के लिए
आज के समय में कोई एक्सक्यूज जो है ना वो सारी बेमानी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो ही आप तैयारी नहीं करेंगे, नहीं तो परिस्थिति आज के समय की ऐसी है कि अगर आपकी परिस्थिति, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं, अगर ऐसे परिवार से हैं जो आप जहाँ आपका छोटा घर है, परिवार के सदस्य अगर ज़्यादा हैं, तो भी आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके पास लगन है, आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप नए अभी आपने तुरंत ग्रेजुएशन किया है, तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 महीने की तैयारी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 से 3 महीने की तैयारी काफ़ी है प्रीलिम्स निकालने के लिए। मैं पूरे एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही, प्रीलिम्स निकालने के लिए 2 से 3 महीने की तैयारी काफ़ी है, और मैंने करके दिखाया है उसको, और आप भी उसी तरीके से करिए। सिलेबस को फॉलो कीजिए, ज़रूरी किताबों को पढ़िए, डेप्थ नॉलेज लीजिए, जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, कॉन्फिडेंस आपका हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा रहे, तैयारी स्टार्ट कीजिए। साथ साथ मैं तो हूँ ही, समय समय पर अगर कोई भी परेशानी होगा मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपके रिक्वेस्ट को सुनूंगी और मैं उस पर ज़रूर आपके हमेशा साथ हूँ, आप सभी के साथ हूँ तैयारी तक, और आपके जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हर परिस्थिति में आपकी मदद भी करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।